नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन डियर फ्रेंड्स, यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई वुड लाइक टू स्टार्ट आवर डिस्कशन विद बम्बल बीज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, व्हाई इज प्रोटेक्टिंग बम्बल बीज वाइटल फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजी में बैलेंस बनाने के लिए ये जो सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स यानी कि बम्बल बीज जो हैं, जो साइलेंट सोल्जर्स हैं, जिनको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। और इनको प्रोटेक्ट करना जो है ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिमालयन रीजन में जब ये फूलों की मौसम आती है उस समय पर हमें बहुत सारी बम्बल बीज जो है वो देखने को मिलती हैं। और इनका जो बॉडी है, फसी बॉडीज़ जो हैं, इनके बॉडी पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बाल रहते हैं, तो इसमें पॉलन जो है वो फंस जाता है एंड दिस हेल्प्स इन pollination, right? Bumblebees are vital pollinators in Himalayan and northern hemisphere। और जो वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वहाँ तक दूसरी स्पीसीज नहीं पहुँच पाती है, जो दूसरे पोलिनेटर्स हैं वो नहीं पहुँच पाते, लेकिन बम्बलबीज बिकॉज दे कैन फ्लाई तो ये वाइल्ड फ्लावर्स तक पहुंच पाते हैं। और द थिंग इज, गुड थिंग अबाउट बम्बल बीज के वो हाई अल्टीट्यूड्स पर भी यानी कि ऊंचाइयों पर भी ये उड़ पाते हैं। सो दे प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, खास करके हिमालयन और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन में। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, इनकी फ्लाइट की मैकेनिज्म काफ़ी यूनिक है। कुदरत ने एक अलग तरीके से इनको बनाया है। कुछ डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, राइट? बेसिक डिटेल्स हैं इनके साथ जुड़ी हुई, लेकिन आई एम इंटरेस्टेड मोर इन द रोल दे प्ले एंड इसके साथ साथ जो चीज़ें हम कर रहे हैं, राइट? इंसानों की हरकतों की वजह से बम्बल बीज की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रही है। नाउ द थिंग इज, एक बम्बल बी जो हैं वो एक दिन में लगभग 6000 फ्लावर्स को ये विजिट करते हैं। इनकी लॉन्ग टंग्स रहती हैं और इसकी वजह से ये हिमालयन ब्लू पॉपी जैसे जो प्लांट्स हैं इसके भी नेक्टर को एक्सेस कर पाते हैं। जब ये चीज़ करते हैं तब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनके जो बाल होते हैं तो इसमें पॉलेंस जो है वो फंस जाते हैं, फिर ये उड़ते हैं तो अलग अलग जगहों पर ये स्प्रेड होते हैं एंड दैट्स हाउ दे प्ले ए वाइटल रोल इन पोलिनेशन। क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है कि फ्लावरिंग का जो टाइम है, फूलों का जो मौसम है या इनकी जो सीज़न है ये चेंज हो रही है और इसकी वजह से बम्बल बी जो हैं इनके जीवन पर एक इम्पैक्ट आती है। इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हैबिटेट है ये भी श्रिंक हो रहा है और इसकी वजह से बम्बल बी की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। इतना ही नहीं, इंसान जो है वी नीड मोर एंड मोर फ्रॉम नेचर। और ये एक हमारी आदत की वजह से वी आर यूजिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ केमिकल्स, और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इसकी वजह से भी बम्बल बीज जो है वो मर रही हैं। और ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इसकी वजह से उनकी जो स्किल्स हैं, जो कुदरत ने उनको नेविगेशन की स्किल दी है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। एंड इतना ही नहीं है, इट्स नॉट लाइक कि बम्बल बीज जो है वो सिर्फ अपने लिए, बम्बल बीज की वजह से ये पॉलिनेशन होता है और इसकी वजह से ये जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी जो आजीविका है, उनकी जो इनकम है, उनका लाइवलीहुड जो है वो भी बम्बल बी के साथ जुड़ा हुआ है। जिन जगहों पर बम्बल बीज की पॉपुलेशन कम हुई है वहाँ पर कुछ फार्मर्स जो हैं वो हैंड पॉलिनेशन कर रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी कॉस्टली, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, वेरी लेबर इंटेंसिव, राइट? जो नेचर काम करता है वैसा तो ऑफकोर्स इंसान जो है वो कर ही नहीं सकते। जिन जिन जगहों पर बम्बल बीज की पॉपुलेशन कम हुई है, राइट, खास करके एल्पाइन जोन की अगर आप बात करें तो इन जगहों पर इकोलॉजिकल कोलैप्स जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। प्लांट की डाइवर्सिटी जो है इस पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आती है, और जब प्लांट की डाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट आती है, प्लांट जो है वो डिक्लाइन होते हैं, तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं उनकी पॉपुलेशन पर एक इम्पैक्ट आती है और पूरा जो फूड वेब है ये डिसरप्ट हो जाता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बम्बल बीज को प्रोटेक्ट करें, राइट? केमिकल्स का और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, और बम्बल बीज पर जो रिसर्च होनी चाहिए उसको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस कैंपेन्स, आज की जो डिस्कशन है इट्स नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन बट इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट बम्बल बीज। एंड बम्बल बीज को देखना इटसेल्फ इंडिकेट्स कि नेचर जो है उसने एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस रखा है। और बम्बल बीज को जब उड़ते हैं हम देखते हैं तो इट शुड रिमाइंड अस कि दिस इज़ लाइफ इन मोशन और वी नीड टू कंजर्व लाइफ, राइट? Moving on to next topic, this one is about
नकबा, नकबा का जो इतिहास है उसको हम देखेंगे, और इसके साथ साथ जो ट्रंप ने गाज़ा का जो प्रपोजल रखा है, तो इसकी वजह से पूरा जो अरब वर्ल्ड है वो एक प्रकार से एक हाई अलर्ट में आ चुका है। लेट्स स्टार्ट विथ मैप। सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी इज़राइल का मैप, राइट। ये है इज़राइल, और यहाँ पर ये दो पोर्शन जो हैं ये पैलेस्टाइन के हैं। पैलेस्टाइन का ये बड़ा वाला जो पोर्शन है इसको क्या कहा जाता है, इसको वेस्ट बैंक कहा जाता है, राइट। दिस इज वेस्ट बैंक। और दूसरा जो पोर्शन है दिस इज गाज़ा। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट गाज़ा कहाँ पर है, वेस्ट बैंक कहाँ पर है, क्योंकि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है, राइट। ये अक्टूबर में इट विल बी 2 years कि ये गाज़ा और ख़ास करके हमास और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ आई वुड लाइक यू गाइज टू पे अटेंशन टू जॉर्डन हियर, इजिप्ट हियर, थोड़ा और गाज़ा को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, राइट। यहाँ पर तो ये है गाज़ा पट्टी जिसको कहा जाता है, राइट, और ये डायरेक्टली इजिप्ट के साथ एक बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पर इज़राइल है, या फिर आप कह सकते हैं कि 2 जगहों से ये इज़राइल से घिरा हुआ है। यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है। अब लोकेशन पता चल गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रंप साहब का प्रपोजल क्या है। ट्रंप साहब ने जो प्रपोजल रखा है, जैसे मैंने आपको बताया, द होल अरब वर्ल्ड जो है इट इज़ इन ए सॉर्ट ऑफ शॉक, या फिर एक अलार्म ट्रिगर हुआ है। और कहीं ना कहीं दिस रिमाइंड्स अस ऑफ 1948 का नकबा। तो चलिए नकबा के इतिहास को पहले देख लेते हैं, राइट। नकबा का मतलब होता है, एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है कैटास्ट्रोफी, राइट। और ये 1948 में जो पैलेस्टाइन के लोग हैं उनका जो मास डिस्प्लेसमेंट हुआ था, इसको नकबा कहा जाता है। 1930s के समय में को अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड के जो ये वाला पोर्शन है आज जहाँ पर इज़राइल है, जहाँ पर पैलेस्टाइन है, ये इस पोर्शन में जो ज्यूइश इमिग्रेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आने लगे हैं। नाउ यू कैन रिलेट दिस 1930s वाला पोर्शन विथ यूरोप, और हिटलर के साथ इसको कनेक्ट करके देखिए। हिटलर का राइज होता है और वो जो यहूदियों हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो जो यहूदी लोग हैं उनको मीन्स एक लंबे समय से ये चीज़ें चल रही थी, लेकिन हिटलर की वजह से ये एक चीज़ जो है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि अब उनको चाहिए था कि भाई उनका एक खुद का एक ज्यूइश स्टेट हो, राइट। एक खुद का अपना एक देश हो जिसको वो घर कह सकें। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो जियोपॉलिटिकल मीन्स एक लंबे समय से जो यहूदी लोग हैं वो धीरे धीरे करके वापस ये जो यरूशलेम है या फिर ये जो क्षेत्र है, अगर उनके आप रिलीजियस इतिहास को देखेंगे या फिर उनके जो स्क्रिप्चर्स हैं उनको देखेंगे तो फिर हमेशा जो ये वाला पोर्शन है जो अभी हमने मैप में देखा, तो इसको हमेशा से एक अपना होम कहा गया है, राइट, एक घर कहा गया है। ओके, तो यूएन ने एक प्रपोजल रखा नवंबर 1947 में, यूनाइटेड नेशंस ने, राइट। अब यूएन का जन्म हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका है, राइट, चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज हो गई। तो यूनाइटेड नेशंस ने ये प्रपोजल रखा कि जो ये पैलेस्टाइन वाला जो पोर्शन है इसको 2 भागों में बांटा जाए। एक जो है ये यहूदियों का होगा, एक जो है वो मुसलमानों का होगा। ये नवंबर 1947 की बात है। लेकिन अरब पॉपुलेशन जो है उसने इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, और इस प्लान के रिजेक्शन की वजह से यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ जो है ऑफकोर्स ये 2 कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी। और क्योंकि ये बढ़ने लगी और फिर इज़राइल वाज लुकिंग फॉर इट्स ओन होम, क्योंकि जो यहूदी हैं जो हिटलर के समय पर जो यूरोप में हुआ, सो दे वर लाइक भाई हमें अपना खुद का घर तो चाहिए ही, हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है अलग अलग जगहों पर, हम कहाँ पर जाएंगे थिंग्स लाइक दैट। तो इस प्रकार के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हाई थे। आई एम गिविंग यू ए ब्रीफ अबाउट एक बहुत लंबा जो स्ट्रेच है इतिहास का, आई एम ट्राइंग टू गिव यू ए ब्रीफ हियर, ओके। तो हम मेन टाइमलाइन को ही देख रहे हैं। तो इज़राइल ने 14 मई 1948 को, मीन्स इज़राइल यानी कि यहूदी लोग जो हैं उसने एक इज़राइल को अपना देश इंडिपेंडेंस जो है ये डिक्लेयर कर दिया। और फिर इस डिक्लेरेशन की वजह से क्या हुआ कि आजू बाजू के जो अरेबिक कंट्रीज़ हैं तो उनकी आर्मीज़ ने इंटरवीन करना स्टार्ट किया, यानी कि उन्होंने एक प्रकार का अटैक जो है वो डिसाइड कर दिया। और फिर जो है इज़राइल भी एक्टिव हो गया, और ये सारी चीज़ों की वजह से ये अरब इज़राइल वॉर जो हुआ तो 7,50,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियंस जो हैं तो उनको डिस्प्लेस होना पड़ा, उनको आजू बाजू के देश में रेफ्यूजी के तौर पर जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक युद्ध जैसे सिचुएशन हो गई। आज जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है तो बहुत सारे यूक्रेनियंस जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में जा चुके हैं। सो ऐसी सिचुएशन हो गई।
बहुत सारा डैमेज हुआ, राइट, दोनों तरफ काफ़ी डैमेज हुआ, राइट। वॉर में कोई कोई जीतता नहीं है, राइट। इवेंचुअली तो यही नज़र आता है। मीन्स एक इतिहास को अगर आप देखेंगे अच्छी तरीके से, चीज़ों को समझेंगे, देन यू विल फाइंड के नुकसान जो होता है वो हर किसी का होता ही है। युद्ध से कभी किसी का फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैसेकर्स हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, और जब ये युद्ध ख़त्म हुआ, अरब इज़राइल वॉर, तब इज़राइल के पास जो पैलेस्टाइन का लगभग 78% जितना जो हिस्सा था वो उनके कंट्रोल में आ गया, और पैलेस्टाइन का कोई ऐसा अलग से देश नहीं रहा। तो यूनाइटेड नेशंस ने एक जो 194, ये रेजोल्यूशन का नाम है, इट्स नॉट एन ईयर, राइट, ये यूएन रेजोल्यूशन के अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो यूएन रेजोल्यूशन 194 जो है, उसने कहा कि भाई रेफ्यूजीज़ जो हैं वो वापस आ जाए, और ये रेजोल्यूशन जो है ये दिसंबर 1948 में पास किया गया, लेकिन आज भी ये रेजोल्यूशन अनइम्प्लीमेंटेड है। तो ये जो नकबा है, इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड पॉलिटिकल कैटास्ट्रोफी। और इससे पहले की जो हमारी डिस्कशन है उसमें हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, याद है आपको? 1648 वाली एक चीज़ डिस्कस की थी हमने। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे एक स्काइज पिकॉट एग्रीमेंट हुआ, तो उसने कैसे ये पूरा जो क्षेत्र है ये वेस्ट एशिया का, तो उसमें आज भी जो ट्रबल्स चल रहे हैं उसके रूट कोज आपको देखने को मिल रहा है। ये 1648 वाला जो है ये सॉवरेनिटी के साथ जुड़ा हुआ है। आई होप यू रिमेंबर वेस्टफालिया, राइट। तो अभी जो ऑन गोइंग डिस्प्लेसमेंट है, जो मीन्स पैलेस्टीनियन सॉवरेनिटी जो है, इसको लेकर चीज़ें आज भी चल रही हैं, और 15 मई को नकबा डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय पैलेस्टीनियंस, राइट। तो ये थी नकबा के साथ जुड़ी हुई चीज़ें। आज भी इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके रूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या फिर एक ये इम्पोर्टेंट टाइमलाइन है। नाउ कमिंग बैक टू आज की रियलिटी, जो प्रपोजल रखा है ट्रंप साहब ने वो ये रखा है कि गाज़ा में रहने वाले लोग जो हैं आधे इजिप्ट चले जाओ, आधे जॉर्डन चले जाओ, और गाज़ा को हम फिर से डेवलप करेंगे। हम यानी कि लेट्स से यूएसए इसको फिर से डेवलप करेगा, और फिर ये जगह जो है उसको एक बहुत एक लग्जूरियस रिवियरा में टर्न करने की बात है। तो इस प्रकार का प्रपोजल उन्होंने रखा है। इजरायली राइट विंग लोग जो है वो भी इसी प्रकार की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। उनका भी कहना ट्रंप साहब जैसा ही कुछ है। अब ये जो प्लान है, इट थ्रेटन्स पैलेस्टीनियन नेशनल आइडेंटिटी एंड रीजनल स्टेबिलिटी। जॉर्डन और इजिप्ट जो हैं, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि आप किसी दूसरे देश में इश्यू चल रहा है और आप वहाँ के लोगों को आपके देश में आने, मीन्स नो वन विल अलाउ दिस थिंग। अगर आपकी सोसाइटी में किसी एक घर में कोई इश्यू चल रहा है तो आप फिर उसको परमानेंटली अपने घर में नहीं आने दोगे, राइट। आप चाहेंगे कि सोसाइटी में इश्यूज ना हो, झगड़े ना हो, लेकिन इसका कोई आकर ये सॉल्यूशन दे दे कि भाई ये 5 लोग हैं तो आप 6 लोग हैं तो 3 लोग आप इसके घर चले जाओ, 3 लोग आप उसके घर चले जाओ, और ये जो घर है उसको हम सोसाइटी के कम्युनिटी हॉल के तौर पर यूज़ करेंगे। तो नो वन विल एग्री विद दिस थिंग, इज़न्ट इट। तो जॉर्डन और इजिप्ट जो है उनकी भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। इजिप्ट को डर है कि भाई हमास का इन्फिल्ट्रेशन, और हमास एज वी नो के एक सॉर्ट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जॉर्डन है, वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ जाएगी अगर इतने सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर आ जाएंगे। अब ये दोनों देश जो हैं दे आर हेविली रिलायंट ऑन यूएस एड। तो अब इनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो यूएसए को मना भी नहीं कर पा रहे हैं। यूएसए से मीन्स यूएसए का एक अपर हैंड रहा है, तो दे आर मीन्स कहते हैं ना कि भाई अब यू नो द सिचुएशन, राइट, कि कोई लोग बहुत मदद कर ली आपकी और फिर वो कुछ ऐसी चीज़ कह रहे हैं तो आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। तो ऐसी सिचुएशन इजिप्ट और जॉर्डन की हो चुकी है। गल्फ स्टेट्स जो हैं इनके पास पैसे हैं, एज वी नो। इससे पहले भी हमने कतार के बारे में डिस्कशन की थी, तो हमने देखा था ना कि इनके पास बहुत सारे पैसे हैं ये सारे देशों के पास, बिकॉज दे आर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सऊदी ने एक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की थी, राइट, लेकिन जो ट्रंप साहब का अभी प्रपोजल आया है इससे ये सारे देश जो हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं। इजिप्ट का जो प्रपोजल है तो उसमें $20 बिलियन की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर गाज़ा को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, जो नुकसानी हुई है। अगर जो लोग हैं जो रेफ्यूजीज़ हैं उनको वापस गाज़ा में अगर आपको रीस्थापित करना है या फिर वहाँ पर फिर से रिहेबिलिटेट करना है तो यू नीड $20 बिलियन। तो ये पैसे देगा कौन? दैट्स अ बिग क्वेश्चन।
पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकालने की जो कोशिश की जा रही है, तो जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, जो वेस्ट बैंक वाला पोर्शन हमने देखा, तो इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, वहाँ की जो पार्टी है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो उन्होंने ये सजेशन दिया है कि जो मेन प्राइम मिनिस्टर हैं वो वेस्ट बैंक के होंगे और एक डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो गाज़ा में बैठेंगे। तो इस मॉडल का काफ़ी लोगों ने अपोज किया है। इजिप्त ने सजेस्ट किया है नॉन पार्टीसन कमिटी, लेकिन इसका भी अपोजिशन हो रहा है। इजराइल ने तो कह ही दिया है कि भाई हमास जो है उसका किसी भी जगह पर कोई भी रोल जो है, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एट ऑल, कोई नहीं। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, इनकी क्रेडिबिलिटी गाजा में नहीं है, तो इट्स नॉट दैट इजी इस प्रॉब्लम को सोल्व करना। इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स चीज। अब 4 मार्च को एक अरब लीग समिट होने वाली है। इस समिट में वी हैव टू वेट एंड वॉच कि अरब स्टेट्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई अल्टरनेटिव अगर उनके पास है नहीं है। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, तो गाज़ा का जो गवर्नेंस वाला इश्यू है वो भी सॉल्व होना चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं इनको भी एड्रेस करना पड़ेगा। लेकिन क्लैरिटी के बिना, डिस्कशन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाए बिना, अगर एक्सटर्नल फैक्ट या फिर एक्सटर्नल पावर कोई इसमें कोई चीज़ एक्सरसाइज करता है, अपनी थोपने की कोशिश की जाती है, तो अभी तक जो चीज़ें हुई हैं ये इससे भी ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं। अब अरब नेशंस मिलकर कोई डिसीजन लेते हैं नहीं लेते हैं, वी हैव टू अगेन वेट एंड वॉच। लेकिन जो एक्सटर्नल कंट्रोल है, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रम्प्स प्लान फोर्सेस चॉइस बिटवीन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो सारे अरबिक देश जो है वो मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले, या फिर ट्रम्प या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। तो इस प्रकार की, या आइदर गो विद दिस और दैट, इस प्रकार की चीज़ें जो है वो मिस्टर ट्रम्प का यहाँ पर प्लान है। सो जैसा मैंने बताया, वी हैव टू वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नकबा वाला जो है 1948 वाली चीज़, वो जब नहीं पता है तो फिर आज की चीज़ें जो है वो समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इज़न्ट इट? बट आई एम श्योर आज की डिस्कशन से, अभी तक जो चीज़ें हमने डिस्कस की, तो इससे ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। दिस वन इज ऑल्सो अबाउट जियोपॉलिटिक्स। व्हाट डज द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मीन फॉर इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ? यहाँ पर आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस थिंग। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में हमने बात की थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है, कुछ समय पहले यानी कि अगर आप लगभग 10 साल पहले चले जाओ करंट अफेयर्स में, देन उस समय पर एक कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता था। लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू गाइज। इट वाज नोन एज स्ट्रिंग। मैं थोड़ा और अच्छे हैंड राइटिंग में भी लिख सकता हूँ, लेट मी ट्राई। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, राइट? पूछा जाता, डायरेक्ट क्वेश्चन आता था कि भाई स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, बताइए, भारत के लिए ये क्यों खतरा है, एंड थिंग्स। तो मुझे लगता है आज का, अभी का जो समय है ना, इसमें ये स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो है, इस पर डायरेक्टली प्रश्न पूछा जा सकता है, राइट? जो स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर ली है। अगर आज आप पहली बार इस सीरीज़ को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कुछ दिनों पहले की जो हमारा ये वीडियो है उसको देखिए। उसमें थंबनेल पर क्लियरली स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस लिखा हुआ है, उस वीडियो को देखिए और उसमें स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरी जो चीज़ है, दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अब मैंने यहाँ पर नोट इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर यह लिखा गया है, प्रश्न यह है कि व्हाट डज द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मीन फॉर इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ। तो मुझे ऐसा लगता है या तो दुनिया जो है वो स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस की तरफ आगे बढ़ेगी, या तो दुनिया जो है ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ आगे बढ़ेगी। ओके, अब रशिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इसके 3rd अभी एनिवर्सरी हुई थी, राइट? 24 फरवरी 2025 को। और जो ट्रंप साहब ने प्रपोजल दिया, वो तो कहते थे ना कि 24 घंटों के अंदर, लेकिन 24 दिनों से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी भी ये युद्ध जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। और इसमें हमने फ्रोज़न कॉन्फ्लिक्ट जो है इसके बारे में भी बात की थी कि
इनका जो इंटरवेंशन है, इससे अगर फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इट्स गोइंग टू बी मोर डेंजरस। अब रशिया जो है वो खुद इस युद्ध को शट डाउन करना चाहता है, क्योंकि रशिया को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं। भारत तो हमेशा पहले से ही यही सपोर्ट करता आया है कि पीस और नेगोशिएशन के माध्यम से हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि युद्ध ही ना हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ a very interesting, very famous statement of late सुषमा स्वराज जी। जब डोकोलाम वाला इश्यू हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, तो उस समय पर पार्लियामेंट में, आई थिंक राज्यसभा में, उन्होंने एक बहुत ही फेमस लाइन कही थी कि नेगोशिएशंस के माध्यम से हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं युद्ध ही ना हो, क्योंकि युद्ध को खत्म करने के लिए बातचीत चाहिए, तो इट इज़ बेटर कि युद्ध से पहले हम बातचीत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दें और उसमें हम सक्सेसफुल भी रहें। तो भारत का हमेशा से यही स्टैंड है। और याद है ना, मोदी साहब जब पुतिन साहब को मिले तब उन्होंने कहा था कि ये समय जो है, दिस एरा इज़ नॉट ऑफ वॉर, ये युद्ध का समय ही नहीं है, राइट। ये एरा ही इसका नहीं है, ये एरा कोई और है। एक वक्त था जब युद्ध का ही एरा था। आप देख लीजिए, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे, देन यू विल फाइंड के शूरवीर जो हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई स्किल किसी के पास थी तो दैट वाज वॉर स्किल्स, राइट। लेकिन आज जो है, इट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, टू बी ऑनेस्ट, राइट। इट इज़ इंपॉर्टेंट, आई एम नॉट सेइंग, राइट। करेज और वेलर हमेशा, किसी भी कल्चर में आप चले जाइए, आई एम नॉट सेइंग कि करेज इंपॉर्टेंट नहीं है, वेलर इंपॉर्टेंट है। यू नो, पे अटेंशन हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अगेन कि युद्ध की बात हो रही है, युद्ध जो है उसका समय नहीं है। वीरता का समय तो हमेशा था, है और रहेगा। तो इंडिया जो है, हैज ऑलवेज सपोर्टेड पीस एंड नेगोशिएशन इन द conflict. Not everyone is happy as transatlantic alliances face strain. Transatlantic alliance is about USA का यूरोप के साथ रिलेशन। इसमें भी हमने देखा ना कितना डिस्ट्रप्शन आ चुका है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में तो यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट गए ना, तो उन्होंने तो मीन्स बहुत नेगेटिव बोला यूरोप के बारे में। ये कहा कि यूरोप का दुश्मन जो है वो इमिग्रेंट्स है। इस प्रकार के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो बोली गई। अब ट्रम्प साहब जेलेंस्की को ब्लेम कर रहे हैं कि आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। यूक्रेन की सिचुएशन देखिए, 20% टेरिटरी चली गई और 60% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो चुका है। लेकिन रशिया की भी यहाँ पर कोई ऐसी खास जीत नहीं हुई है। इतना पावरफुल देश जिसको माना जाता था, 7 लाख से ज़्यादा रशियंस जो हैं उनकी मौत हुई है और 19,000 से ज़्यादा इक्विपमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, राइट। रशिया की रेप्यूटेशन जो है उस पर भी एक बहुत बड़ा डेंट आया है, इसमें एक बहुत बड़ा दाग लग चुका है कि अब रशिया के जो वेपन्स हैं उसको भी खरीदने से पहले बहुत सारे देश जो हैं वो सोचेंगे कि भाई आपके इतने सारे बनाते हो लेकिन इतना सारा डैमेज, हाई ह्यूमन कॉस्ट और रेप्यूटेशनल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी वजह से रशिया जो है वो भी थोड़ा कमज़ोर हुआ है और सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिक इश्यूज भी क्रिएट हुए हैं। अब डिबेट जो है, डिबेट शिफ्ट्स फ्रॉम यूक्रेन सेटलमेंट टू रीशेपिंग द ग्लोबल चेस बोर्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो क्वेश्चन है ना, जो मेन क्वेश्चन जिससे हमने डिस्कशन की शुरुआत की कि यूएसए और रशिया अकेले मिल लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, तो क्या पोस्ट 1991 आर्किटेक्चर जो है वो फिर से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूरोप जो है इट इज़ डिवाइडेड एंड लेफ्ट टू इट्स ओन डिवाइसेस एज द यूएस टेक्स द लीड। यूरोप में भी कुछ देश ऐसे हैं कि भाई हमें सपोर्ट करना चाहिए, कुछ देश ऐसे हैं कि नहीं करना चाहिए। यूरोप में भी ये बात आ रही है, अभी डिस्कशन हो रही है कि नेटो को छोड़ो और ख़ुद की एक सिस्टम जो है वो क्रिएट करो। अगर ऐसा होता है लेट्स से, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? भारत के लिए इट विल बी गुड बिकॉज यूरोप अगर जो यूएसए की अम्ब्रेला में हमेशा रहा है, उनकी टीम में हमेशा रहा है, अगर यूरोप लेट्स से अकेला अलग हो जाता है, नॉट अकेला, अलग हो जाता है, तो यूरोप ने बेसिकली क्या एक्सरसाइज किया? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और यही चीज़ भारत जो है वो प्रमोट कर रहा है। भारत कह रहा है कि भाई ऐसे ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हर एक देश की होनी चाहिए। इसी के साथ रशिया जो है वो अपने चाइना के साथ रिलेशन रिकैलिब्रेट कर रहा है, तो इससे इंडिया और रशिया के टाइज और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। तो अगेन अगर रशिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ और ज़्यादा आगे बढ़ता है तो इंडिया अगेन इसको सपोर्ट ही करेगा, राइट। जो हार्ड अलायंसेस थे ना पहले
कि नेटो का ग्रुप, यूरोप और ये जो ट्रांस अटलांटिक अलायंस, ये सारी चीज़ें अब कमज़ोर होती नज़र आ रही हैं। और ऐसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में जो ग्लोबल साउथ यानी कि डेवलपिंग देश हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्यों इन्वॉल्व नहीं है उसके बावजूद भी ग्लोबल साउथ के देशों को ये सारी चीज़ों की इम्पैक्ट सहनी पड़ती हैं। तो ये सारे देश जो है ना, वो भी कहेंगे, ग्लोबल साउथ कहेगा कि भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, ये अम्ब्रेला और ये सारी चीज़ें बंद करो, ये टीम्स में डिवाइड करना जो है वो बंद करो। चाइना भी ऑब्जर्व कर रहा है कि कैसे ट्रंप साहब जो है वो रशिया के साथ क्या डील करते हैं, क्या होता है। उस हिसाब से चाइना जो है फ्यूचर में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में मीटिंग होगी, तो फिर चाइना देखेगा कि पुतिन के साथ मीटिंग कैसे की थी ट्रंप ने। तो यूएस चाइना रिलेशंस जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई रिलेशन है आज की दुनिया में तो दैट इज यूएस और चाइना का रिलेशन, राइट। अगर आप डीपली स्टडी करो आईआर को, इंटरनेशनल रिलेशन को, देन यू डिफाइन कि सबसे कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दुनिया के दो बड़े देश, सबसे ताकतवर देश जो हैं, इनके रिलेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए ये दोनों देश जो है एक दूसरे के साथ एंगेज हों, इनके बीच में घर्षण जो है वो कम हो, फ्रिक्शन कम हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द होल वर्ल्ड। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा से सपोर्ट करता आया है। और अगर ये बड़े बड़े पावर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट इन द सेंस कि एक टीम में रहकर जो लड़ते थे, या फिर रशिया और चाइना एक हो गया, यूएसए और यूरोप एक हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ें जब नहीं होंगी, ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, देन यू विल फाइंड के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इसकी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी, यूएन में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। तो दिस विल बी गुड फॉर इंडिया, क्योंकि हम मल्टीपोलैरिटी को सपोर्ट करने वाला एक देश है। क्वेश्चन रिमेन्स हाउ डेमोक्रेटिक और पावर सेंट्रिक द न्यू ऑर्डर विल बी। ये तो हमें मीन्स वी हैव टू वेट एंड वॉच अगेन। तो जो मैंने बताया ना कि स्पीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस वाली चीज़ होगी या फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होगी, ये क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस जो हैं वो अभी हैं, राइट। Now, let's move on to the next topic. This one is about economy. How does economic pessimism shape election outcomes worldwide? जो एक economic pessimism होता है, एक negativity, तो इसकी वजह से इलेक्शन पर क्या इम्पैक्ट आती है। अभी जर्मनी में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पर कोई एक सरकार को कोई एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली है, तो वहाँ पर कोएलिशन गवर्नमेंट आएगी। फार राइट एएफडी, काफ़ी न्यूज़ में थी ये पार्टी, इनकी सीट्स थोड़ी डबल हुई है कंपेयर टू 2021, लेकिन इनकी सरकार नहीं बनेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है कि व्हेन फार राइट और ट्रंप लाइक लीडर्स सर्ज इट सिग्नल्स वोटर डिससैटिस्फैक्शन। जब ट्रंप साहब जैसे या फिर फार राइट लीडर्स जब इलेक्शंस जीतते हैं, दिस इंडिकेट्स कि वोटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। अब जर्मनी की इकोनॉमी जो है लगभग 2 सालों से ट्रबल में है, और अभी जो 2019 वाली सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन उनकी आ चुकी है। लो अनएम्प्लॉयमेंट, फिस्कल डिसिप्लिन, ये होने के बावजूद भी जो वहाँ के वोटर्स हैं दे विल फीलिंग पुअरर, राइट। वोटर पेसिमिज्म आ गया, और यही चीज़ जो है वो कमला हैरिस और ऋषि सुनाक जैसे लीडर्स को भी देखने को मिली। सुनाक कोल्ड अर्ली इलेक्शंस, क्योंकि यूके की इकोनॉमिक सिचुएशन जो थे वो थोड़ी अच्छी थी, इन्फ्लेशन कंट्रोल में था, इंटरेस्ट रेट जो था वो कूल हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी यूके के लोग जो हैं उनको आप पूछेंगे दे विल टेल यू चीज़ें काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, उनकी मॉर्गेज और ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुकी हैं, और ये सारी चीज़ों की वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ था, उसके बावजूद भी सुनाक जो है वो हार गए, राइट। तो यूएसए के वोटर्स जो हैं उनकी भी यही सिचुएशन थी। बाइडेन के एरा में उनका ये कहना था कि ट्रंप की जो फर्स्ट टर्म थी, उसका जो लास्ट फेज था, उसमें हमारे पास जो चीज़ें थी वो हमारे पास नहीं रही, राइट। और इन्फ्लेशन कंट्रोल में होने के बावजूद भी डेमोक्रेट्स जो हैं वो हार गए। चाइना में भी ये सिचुएशन है। चाइना में कुछ 30% जितने लोग जो हैं उनका कहना यह है कि 2014 से पहले उनकी सिचुएशन अच्छी थी, अब चीज़ें जो है वो बिगड़ रही है। चाइना जो देखें अगर आप तो सब 5% ग्रोथ जो है वो प्रेडिक्ट कर रहा है। इकोनॉमी जो है इट्स नॉट दैट डूइंग बैड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, लेकिन वोटर में अगर पेसिमिज्म है सो उससे तख्ता पलट हो सकता है। अब इंडिया के लीडर्स को यहाँ पर ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि जो डोल्स हैं, जो कैश ट्रांसफर्स हैं, इनसे वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फ्रीबीज़ की वजह से आप देखिए महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट फेयर जो कंसेशन दिया है ना, इसकी वजह से हर रोज़ 3 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हम कैश हैंडआउट्स शॉर्ट टर्म फील गुड वाली सिचुएशन कर सकते हैं, लेकिन
लॉन्ग टर्म के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही इंपॉर्टेंट है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छी जॉब्स, ये सारी चीज़ें ही वोटर ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर सकती हैं, वरना वोटर पेसिमिज्म ही देखने को मिलेगा। और पंजाब, हिमाचल में भी ये एक चीज़ साबित हो चुकी है कि फ्रीबीज जो हैं दे आर अनसस्टेनेबल। तो इंडिया के लीडर्स को ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल जो एक वोटर्स हैं उनसे ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, और हमें भी ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है फ्रॉम द वोटर्स ऑफ अदर कंट्रीज। नाउ डियर फ्रेंड्स, let's move on to the last topic of the day, right? This one is about, oh, what happened here? Let me quickly check. Ek second. All right, here we go. How can India carve out a unique role in the global AI race? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। निर्मला सीतारमन जी ने अभी ये प्रॉमिस दी थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कहा कि आपको पॉलिसी सपोर्ट मिलेगा, फिजिकल सपोर्ट मिलेगा, क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा, और इंडिया जो है वो एआई एडॉप्शन में डेफिनेटली एक लीड मीन्स अच्छी पोजीशन पर है। और इसी के साथ साथ जो इसका गवर्नेंस है, अभी एआई समिट हुई थी ना, एआई एक्शन समिट 2025 पेरिस में, मोदी साहब ने इसको को चेयर किया था, तो एआई के गवर्नेंस में भी इंडिया जो है वो एक लीड रोल पर है। अब मीडिया रिपोर्ट्स अगर आप देखें देन यू विल फाइंड दैट कि जो एआई के लार्ज और स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स हैं इनको बिल्डअप किया जा रहा है। हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत जो है वो खुद का एक एआई फाउंडेशन मॉडल क्रिएट करेगा। जैसे यूएसए का चैट जीपीटी है, डीप सीक जो है ये चाइना का है, तो भारत भी अपना खुद का एक ऐसा फाउंडेशन मॉडल बनाना चाहता है। ये सारी चीज़ें हमें अच्छी लगेगी कि चलो अच्छा है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी डोमेस्टिक कंप्यूटिंग कैपेसिटी है। इसका इस्तेमाल जो है वो हमें कुछ और चीज़ों में करने की ज़रूरत है। द थिंग इज़, हमारा फोकस जो है इट शुड नॉट बी कोर एआई मॉडल्स कि चैट जीपीटी का एक सब्सटीट्यूट हम बना लें। किसी के पास फेसबुक है तो हमारा एक कोई और वर्जन आ गया, ट्विटर का एक वर्जन यहाँ पर आया था, कुकू और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन ऐसा कुछ था, तो ये फेमस हुआ नहीं हुआ। सो ये एक गलत स्ट्रेटेजी होगी। एक अलग व्यू पॉइंट है इस आर्टिकल में कि एआई ट्रेनिंग हार्डवेयर जो हैं इस पर हमें फोकस करना चाहिए, राइट। व्हाट वी कैन डू इज़, हमारे पास जो टैलेंट है तो एआई के जो ऐप्स है उसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जा सकता है। नंदन नीलेकानी साहब जो है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि हमें ये कोर एआई मॉडल्स की रेस में नहीं उतरना चाहिए। व्हाट वी शुड डू इज़ कि हमें ये एआई जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो इनके माध्यम से क्या हम टेक सॉल्यूशंस दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव मीन्स के एआई के माध्यम से आपने मासेस का जो प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल लेट्स से अभी जो एआई है तो इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें बनाएं कि ट्रैफिक के प्रॉब्लम सॉल्व हों, पानी के प्रॉब्लम सॉल्व हों, इस प्रकार की चीज़ें, राइट। माइक्रोसॉफ्ट का एक रिपोर्ट आया है कि महाराष्ट्र के किसान जो हैं उन्होंने एआई की मदद से डेटा ड्रिवन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर किया, खेती बाड़ी की। तो ये चीज़ें जो है वो भारत को फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे देश में इतनी बड़ी इनफॉर्मल इकोनॉमी है तो एआई के डिप्लॉयमेंट को लेकर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने को लेकर जो छोटे छोटे बिजनेसेस में एक रिजर्वेशन रहता है। रिजर्वेशन यानी कि एक कहते हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ें नहीं चलेगी, वी डोंट नीड टेक्नोलॉजी, वी विल यूज़ इट, हम जो पुराने तरीका है वही हमारे लिए बेस्ट है। तो वहाँ पर एआई अगर आ जाए तो बिजनेसेस को क्या फ़ायदा होगा, ये सारे टूल्स जो हैं ये क्रिएट करने की भारत को आवश्यकता है। सो इंडिया शुड फोकस ऑन यूज केसेस कि इसका एआई जो कोर एआई है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है तो इसका कैसे हम इस्तेमाल करके और बेटर रोल प्ले कर सकते हैं। दिस इज अ यूनिक रोल दैट इंडिया कैन क्रिएट फॉर itself. And that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.